हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें बच्चों कि 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, 8वीं क्लास का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी फाइनल एग्जाम के लिए ये 1 घंटे की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आज यानी कि 16 फरवरी 2026 को, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या फिर इवनिंग शिफ्ट के, आपका आज 16 तारीख को एसएसटी का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो आज की तैयारी के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, या फिर यूं कह लें कि एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ बच्चों, आपको मैं एक एक क्वेश्चन लाइन टू लाइन, इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे समझाने वाला हूं। इवन चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चों या फिर इंग्लिश मीडियम के, आप दोनों के लिए ये वीडियो काफी बेनिफिशियली होगी। ठीक है, देखो बच्चों, वैसे तो ऑलरेडी हमने आपको पीवाईक्यू भी करवा दिए थे। ठीक है, 4 से 5 आपको सैंपल पेपर भी करवा दी थी, लेकिन आपकी डिमांड थी कि सर जी 16 तारीख के ना मॉर्निंग में आप ना एक लाइव ले आना या फिर वीडियो अपलोड कर देना, जिसमें आप हमें एक और इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को सॉल्यूशन के साथ में समझा सको। तो लीजिए बच्चों, आपकी डिमांड थी तो हम लेके आ गए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पेपर। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, ये जो वीडियो है ना, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी 3:05 AM पे, है ना। तो अभी 3 बज रहे हैं और ये सुबह आपको 5 बजे मिलेगी। तो इस चीज़ के लिए 1 लाइक तो बनता है ना। 1 लाइक तो बनता है हमारी इतनी मेहनत के लिए, इतने मोटिवेशन के लिए। तो फटाफट से लाइक करो। पेपर का पैटर्न आप सभी को पता होगा, 6 खंड होने वाले हैं, 14 प्रश्न होंगे। खंड का के अंदर टोटल आपके 1 नंबर के 15 MCQ होंगे। खंड खा के अंदर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। खंड गा में आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। खंड घा में 5 नंबर के, और 5वें खंड में 4 नंबर के केस बेस्ड, और आपका एक मैप रहेगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ABCDEF आपका रहेगा। और ये है आपका पेपर का पैटर्न, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, शुरुआत करेंगे अपने आज के इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर की। और हाँ बच्चों, आप सभी को आज आपका जो पेपर होने वाला है, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा बच्चों, तैयारी काफी अच्छी करवा दी है। चलो 1 घंटा और पढ़ते हैं अच्छे से। चलो बच्चों, रेडी हो मेरे साथ 1 घंटा पढ़ने के लिए? मैं तैयार हूं आपको पढ़ाने को अच्छे से। आर यू रेडी? तो चलो शुरू करेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आज की इस वीडियो का और इस पेपर का जो हमारा खंड का है बहुविकल्पीय प्रश्नों का, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, देखो बच्चों, हम टू द क्वेश्चन एंड टू द आंसर की बात करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में पूरा पेपर हमें खत्म करना है, ताकि आप स्कूल भी जा सकें एग्जाम देने के लिए। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, जिसमें एक ही क्वेश्चन है, जिसमें 15 MCQ है हमारे। तो आओ इनको पढ़ते हैं अच्छे से और इजीली देखते हैं क्या क्या कहा गया है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें जानकारी पढ़नी है, तो क्या लिखा है बच्चों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की। बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 से 35 के बीच ऐसे ही मंदिर प्रवेश आंदोलन की तरह ही 3 आंदोलनों को नेतृत्व किया था। ठीक है, इन्होंने जो आंदोलन चलाए, इनका उद्देश्य होता था जातिगत भेदभाव का खुल करके सामना करना, उसका विरोध करना। ठीक है, अंबेडकर जी ने सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों पर समान अधिकार चाहते थे। ये तो ठीक रहेगा, तो सी हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सारे ऑप्शंस हमारे सही हैं। ठीक है, आप सारे बच्चे आंसर करते चलिएगा बच्चों अपने हिसाब से, जो भी है आप दिमाग में सोचते चलिए मेरे आंसर बताने से पहले। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। विश्व की जनसंख्या का वितरण इतना असमान है कि दुनिया के 60% लोग केवल कुछ ही देशों में रहते हैं। इन देशों की व्यक्तिगत जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। वे कितने देश हैं? यानी कि ऐसे देश बच्चों जिनकी जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है और वो केवल कुछ ही देशों में रहते हैं। तो वो कितनी कंट्रीज है बच्चों? ओनली 10 कंट्रीज हैं वो, जहां पे 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, तो ओनली 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया बच्चों प्रश्न नंबर इसी का अथवा है। वैसे पेपर में देखो, मैं आपको बता देता हूँ, पेपर में आपको अथवा नहीं मिलेगा, ये तो मैंने लिया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब यहाँ पे कहता है कि जो जानकारी दी गई इसमें से गलत की पहचान करो। तो बच्चों अब यहाँ पे कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ तैयार होंगे, जैसे कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। कितने सदस्यों ने साइन किए थे? 284 सदस्यों ने, तब भारतीय संविधान पूर्ण तरीके से बनकर तैयार हुआ।
कैबिनेट मिशन 1946 भारत में आया था। 1946 में क्या किया था इस कैबिनेट मिशन ने? इस मिशन के तहत हमारे भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या तय हुई थी। कितने? 389। भारतीय संविधान का प्रमुख निर्माता किसे कहते हैं, या फिर भारतीय संविधान का जनक कह सकते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। और यही अंबेडकर जी हमारी भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष थे। किसी भी राष्ट्र के संचालन हेतु हमें जिन नियमों की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं संविधान। लेकिन यह कहना कि भारत एक गणराज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ, यह गलत है। 26 जनवरी 1947 नहीं, 1950 को स्थापित हुआ था। तो क्या गलत है? 1947 गलत है, क्योंकि 1950 को हुआ था, है ना। तो अब आप देखो ये जितनी बातें सही हैं कि संविधान क्या है, ठीक है, जनक किसे कहते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सदस्यों को चुनाव क्या, कैबिनेट मिशन कब बन के तैयार हुआ, कितनों ने साइन किया, सारी बातें सही हैं। और यहीं से अलग अलग से आपके एमसीक्यू बनेंगे कई सारे, तो अच्छे से याद कर लेना बच्चों, पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें से इनकरेक्ट जो है हमारी ए वाली होगी, क्योंकि 1947 नहीं 1950 है। अब आ जाते हैं बच्चों, हम यहाँ पे दिया गया है मिलान। तो मिलान में है विद्रोह का दमन और निर्वासन का मिलान। जैसे दिल्ली पर पुनः कब्जा कब कर लिया था? 1857 के रिवॉल्ट के बाद में, तो सितंबर 1857 में। जो जफर थे इनका रंगून निर्वासन कब हुआ था? 1858 अक्टूबर में। लक्ष्मीबाई को वीरगति मिली थी जून 1858 में। लखनऊ पे कब्जा फिर कब हो गया था? मार्च 1858 में, है ना। तो ऐसे करके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले का भी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। सेम ऐसे इंग्लिश में मैच दी सुप्रेशन में ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड टेक्सटाइल, तो आपका ये रहेगा यहाँ पे, जिसे आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये बच्चों, तो सिलेक्ट द करेक्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब है हमारे यहाँ पे चौथा प्रश्न, SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में दी गई जानकारी को पढ़िए और सही जानकारी को पहचानिए। तो बच्चों देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से। SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम दलितों, आदिवासियों के विरुद्ध जघन्य अपराधों को रोकता है। यानी कि दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति जो भेदभाव होता है ना, अपराध होते हैं, उनको रोकने के लिए ये बनाया गया था। SC ST व्यक्ति को गंदा या अखाद्य पदार्थ पीने को मजबूर करने पे अपराध कर दिया गया। उन्हें नग्न घुमाने पर अपराध कर दिया गया। सार्वजनिक तौर पे उन्हें अगर अपमानित करते हो तो दंडनीय अपराध बना दिया गया। उनकी जमीन पे कोई अवैध कब्जा कर लेता है, धोखाधड़ी कर लेता है, तो ये भी अपराध बना दिया गया। और महिलाओं पर कोई हमला करता है तो ये भी अपराध बनाया गया, है ना। तो ये सभी है SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंदर, ठीक है ना। ऐसे करके ये हो जाएगा F वाला। और याद रखना ये सेम क्वेश्चन MCQ की बजाय 3 नंबर में, 5 नंबर में आ सकता है कि 8089 के अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में बताइए, मुख्य बिंदुओं के बारे में बताइए, ठीक है। तो याद कर लेना बच्चों, ऑप्शन आपका यहाँ पे F हो जाएगा। अब दिया हुआ है अगला प्रश्न, जनसंख्या पिरामिड किसी देश की आयु और लिंग संरचना को दर्शाता है। सही बात है बच्चों, हमारी ये जो जनसंख्या पिरामिड होते हैं इस तरीके के, ये किसी देश की आयु के और उसकी लिंग संरचना को बताता है। एग्जाम्पल के लिए जो केन्या का जनसंख्या पिरामिड है, ये चौड़े आधार वाला है, ठीक है, इसका आधार काफी चौड़ा है, जो ऊंची जन्म व मृत्यु दर को दिखाता है, जो कि ये दिखाता है कि यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट और डेथ रेट दोनों ज्यादा है। भारत का पिरामिड युवा वर्ग में चौड़ा है, जो बढ़ती कार्यशील जनसंख्या को दर्शाता है। जापान का पिरामिड संक्रिय आधार वाला है, जो कम जन्म दर और वृद्धि जनसंख्या को दिखाता है। तो ऑप्शन जो है ना सी वाला सही होगा। सारी बातें जो है ना जनसंख्या पिरामिड के बारे में करेक्ट हैं। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर हमारा 6। ज्योतिबा फुले ने 1873 में अपनी जो पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने कब लिखी थी? 1873 में। अब ये पुस्तक जो लिखी वो किसे समर्पित थी? तो ये समर्पित थी बच्चों उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामी के विरुद्ध संघर्ष किया, ठीक है। किसके प्रति? उन अमेरिकियों के प्रति जिन्होंने गुलामी के विरुद्ध संघर्ष किया, ठीक है। या फिर अथवा में है कि चेन्नई में निजी टैंकरों को अनुबंधित क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि उनकी दरें और लाइसेंस सरकारी जल विभाग तय करता है। अनुबंधित क्यों कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड क्यों कहते हैं बच्चों निजी टैंकरों को? क्योंकि उनकी दर और उनकी लाइसेंस सरकारी जल विभाग तय करते हैं, इसलिए कहते हैं। तो ए सही है। अब आ जाते हैं मिलान पे। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का मिलान है ये, और ये प्रश्न 5 नंबर में आता है ज्यादातर, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि स्थल आकृति, अर्थात स्थल आकृति का मतलब हो गया कि उपजाऊ मैदानी भाग, खास करके गंगा के मैदान जो खेती के लिए उपयुक्त हैं, ज्यादातर लोग यहीं रहते हैं। जलवायु,
तो इसका ये जाएगा सी से कि अत्यधिक विषम और चरम तापमान वाले क्षेत्र जैसे सहारा मरुस्थल है, यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, ठीक है। और जो जलवायु एकदम मिक्स होती है वहाँ पे हम आम लोग भी रहते हैं। मृदा आ जाता है, तो कृषि के लिए श्रेष्ठ आधार होती है मृदा। तो जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ पे ज़्यादातर लोग रहेंगे, खास करके नील नदी के आसपास के इलाके। जल की बात करेंगे तो पीने योग्य मीठे जल का आसानी से उपलब्ध होना, इस वजह से ज़्यादातर लोग नदी घाटियों के आसपास रहते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर, तो ऑप्शन बी हो गया। चलिए अब है प्रश्न नंबर 8। इसमें कहा गया बच्चों कि महात्मा गांधी जी के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी कैसे बना दिया, है ना। तो देखो, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के अंदर हीन भावना भर दी, ठीक है, गलत भावना भर दी। गांधी जी कहते हैं कि इस शिक्षा ने पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ बताया है और भारत की संस्कृति को खराब बताया है। गांधी जी ने यह कहा कि इस शिक्षा की वजह से लोगों के अंदर मानसिक दास्ता पैदा हो चुकी है, यानी कि विषपूर्ण शिक्षा आ गई है। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी के माध्यम से भारतीयों को अपनी भाषा और समाज से काट रहे हैं। शिक्षित वर्ग स्थानीय संस्कृति और जनता से दूर हो गया है ना। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 8वें के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ द अबव। चलो आगे आ जाओ। इसी में देखो अथवा दिया गया है कि हमें जो जानकारी दी गई है इसको पढ़ के जो सही जानकारी उसका चयन करना है। तो अब ध्यान से सुनो बच्चों, देखो, जनसंख्या घनत्व के मामले में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पता है कहाँ पे है, दक्षिण मध्य एशिया में। सभी जीव प्रजातियां एक दूसरे पर जीवन के लिए आश्रित होती हैं, तो उस व्यवस्था को कहते हैं परितंत्र। परितंत्र किसे कहते हैं बच्चों, जब सभी जीव प्रजातियां एक दूसरे के जीवन के लिए आश्रित होती हैं उसे कहते हैं, ठीक है। गिद्ध जीव मृत प्राणी को खाकर सफाई कर्मी की भूमिका निभाता है, साइंटिफिकली इसे सफाई कर्मी की भी कहते हैं पर्यावरण का। सामुदायिक भूमि को हम साझा संपत्ति संसाधन के नाम से भी जानते हैं। चारा, फल, नट, औषधीय बूटियों को एकत्रित करना साझा संपत्ति संशोधन में आते हैं। तो ये आपका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आइडेंटिटी द करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो A B C D E F ऑल करेक्ट है, ठीक है। 9वां प्रश्न, रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ अनुबंध सट्टा करते थे, कारण जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। बिल्कुल सही बात है, अनुबंध सट्टा करते थे, क्यों करते थे, ताकि मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था, है ना। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, सही एक्सप्लेनेशन है, तो ए ठीक है। प्रश्न नंबर है 10, आ जाओ बच्चों। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि 1989 के कानून में शामिल अपराधों की मुख्य श्रेणियां। तो ये वैसे तो आपको अभी मैंने करवा ही दिया है ना, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये बताना है बच्चों आपको, आंध्र प्रदेश यानी कि अमरावती और तेलंगाना यानी कि हैदराबाद, इसमें अलग अलग जो हाई कोर्ट्स थे ये कब बने थे बच्चों। तो ये बने थे 1 जनवरी 2019 को। कब बने थे, 1 जनवरी 2019 को बने थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, अब 12वें में है कि हमें जो जानकारी दी गई है इसमें से सही को पहचानो। तो बच्चों बेवर्ड, देखो एक होता है बेवर्ड, एक होता है बेवर्ड, ठीक है, बकरी वाला बा और एक ये दूसरा वाह, है ना। तो पहले बेवर्ड, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती यानी कि झूम की खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला ये एक स्थानीय शब्द है। परती क्या है, वो जमीन जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी उपजाऊपन क्षमता दोबारा लौट आए। महुआ क्या है, एक प्रकार का फूल है जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेवर्ड क्या है, तो एमपी में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला ये शब्द है। तो ऑप्शन जो डी है यानी कि ई वाला ये करेक्ट है, ठीक है ना। तो रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन करेक्ट। अब बच्चों आते हैं प्रश्न नंबर 13 के अंदर, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कथनों को पढ़ो। तो देखो बच्चों, 1743 में जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से भारत यानी कि मद्रास आया, जो कि आज चेन्नई कहा जाता है, तब उसकी उम्र थी 18 साल। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो उसके पास दौलत थी 4,01,102 पाउंड के बराबर। 1772 में ब्रिटिश संसद ने खुद इसे भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी और 1774 में इसने खुद की आत्महत्या कर ली। तो जितनी भी बातें हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, सारी बातें हमारी सही हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों,
ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, ये करेक्ट है। चलो प्रश्न नंबर देखो 14, जमशेदपुर के इस्पात संयंत्र को किन नदियों की जलापूर्ति होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि विच रिवर सप्लाई वाटर टू स्टील प्लांट्स ऑफ जमशेदपुर। तो वो कौन सा है बच्चों? उसका नाम है खरकई और स्वर्णरेखा। ठीक है, खरकई और स्वर्णरेखा, ये दो नदियां हैं। अब यहाँ पे अथवा है बच्चों कि बिरसा मुंडा के बारे में निम्नलिखित में से दी गई जानकारी को पढ़िए और गलत की पहचान करो। तो देखो बच्चों, जो गलत है वो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। बिरसा मुंडा का जन्म 1860 नहीं बल्कि 1870 के दशक में हुआ है। 1860 नहीं, 1870 के दशक में एक निर्धन परिवार में हुआ था, है ना, इस तरीके से। तो बस यही आपका रॉन्ग है, 60 की जगह 70 आएगा। ठीक है ना। अब आता है हमारा 15वां प्रश्न, हमें सही का मिलान करना है। तो बच्चों, संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। हमारी संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। रैयतवाड़ी लागू करने वाले व्यक्ति कौन था? टॉमस मुनरो था। और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से सेम इंग्लिश में मैच दी फॉलोइंग, तो इस तरीके से आप इसे मैच करेंगे। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है अम्बेडकर जी, प्रेजेंट टू दी संघ समिति प्रेसिडेंट तो जवाहरलाल नेहरू जी, हु इंट्रोड्यूस रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो, और प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो आपका ए यानी कि राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। तो बी आपका करेक्ट है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने अभी अपने जो 15 MCQs हैं ये पूरे कर लिए हैं। अभी आपको मैं बीच बीच में कुछ और MCQ करवाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब शुरू करते हैं अपने खंड नंबर खा को, जो कि हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न रहने वाले हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, वुड का नीति पत्र क्या है, इसे कब जारी किया गया था? तो आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। वुड का नीति पत्र भारत की भावी शिक्षा नीति की, यानी कि आने वाली जो शिक्षा नीति है उसकी एक विस्तृत रूपरेखा थी। इसके कुछ तथ्य थे। क्या? यह नीति पत्र 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को भेजा गया था। इसे कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया था। इस दस्तावेज में प्राच्यवादी ज्ञान यानी कि भारतीय ज्ञान के साथ यूरोपीय शिक्षा को अपनाने पर बल दिया गया था। ठीक है ना। तो ऐसे करके आपके ये पॉइंट यहाँ पे रहने वाले हैं। ओके, सेकंड प्रश्न है बच्चों कि 1854 में नीति पत्र के लागू होने के बाद अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था में कौन से प्रमुख बदलाव किए थे जब ये लागू हो गया था? तो देखो, वुड के नीति पत्र के बाद ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। क्या क्या? पहला था शिक्षा विभागों का गठन। अंग्रेजों ने सभी शिक्षा संबंधी मामलों पर सरकार के नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकारी शिक्षा विभाग अपने गठन करना शुरू कर दिए। विश्वविद्यालय शिक्षा, अंग्रेजों ने विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था को विकसित करने के लिए कई कदम उठाए। इसके अलावा 1857 के सिपाही विद्रोह के समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की इसने स्थापना भी कर डाली। स्कूली शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव लाने के लिए अनेक प्रयास किए ताकि पूरे देश में एक ही समान शिक्षा नीति लागू की जा सके। ठीक है। अब इसी में हमारा एक और क्वेश्चन है, मतलब इन दोनों में से आपको अगर दोनों में से एक भी नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हो। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा, 1914 से लेकर 1918 तक भारत की आर्थिक स्थिति कैसे प्रभावित हुई थी ये बताओ। आ जाओ बच्चों समझो। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक स्थिति में भारी बदलाव किया। सबसे पहला रक्षा व्यय में वृद्धि। सरकार के रक्षा खर्च में भारी इजाफा हुआ था, जिसे पूरा करने के लिए निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर टैक्स बढ़ा दिया गया। कीमतों में उछाल, अर्थात युद्ध की आपूर्ति और सैन्य खर्चे के कारण जरूरी चीजों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई थी। इस युद्ध की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, जिससे आम जनता का जीवन मुश्किल हो गया था। भारतीय उद्योगों का विस्तार। अब युद्ध के दौरान जूट के बोरे, कपड़े, पटरियों की मांग बढ़ने लगी और विदेशों से आयात कम हो गया। इसकी वजह से भारत के उद्योग जो थे इनको विकास करने का मौका मिला। ठीक है ना, ऐसे करके आप लिखेंगे। अब सेम इसी का देख लेते बच्चों इंग्लिश मीडियम में कि व्हाट वाज वुड्स इस डिस्पैच एंड व्हेन वाज इट इश्यूड। उसके बाद में क्या मेजर चेंजेस किए थे इस पॉलिसी के बाद। तो वुड्स क्या है, वुड पॉलिसी क्या है आखिरकार ये, ठीक है, वुड का नीति पत्र। उसके बाद में इन्होंने क्या क्या इसकी वजह से जो है फॉर्मेशन किए थे, है ना। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कैसी थी देख सकते हो। अब आता है तीसरा प्रश्न। हमें इनमें से दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। संसाधन संरक्षण से क्या मतलब है? पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण असमान क्यों है?
मानव संसाधन इंपॉर्टेंट क्यों है, और पुनः उपयोग और पुनः चक्रण से आप क्या समझते हैं। तो एक एक करके समझो बच्चों। सबसे पहले संसाधन संरक्षण का अर्थ। बच्चों, संसाधनों का जब हम बुद्धिपूर्वक, ठीक है, अपना दिमाग लगा के अच्छे से, एकदम सतर्कता से, जागरूक होकर, जिम्मेदार तरीके से जब हम संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिससे कि वो जल्दी समाप्त ना हो और पुनः प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय का समय भी मिल सके, तब हम कहते हैं कि हाँ, संसाधन संरक्षण हो रहा है। ठीक है, ये होता है संसाधन संरक्षण का मतलब। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण विभिन्न भौतिक कारकों से अलग अलग है। जैसे कहीं की भूमि की प्रकृति अलग है, कहीं की जलवायु अलग है, कहीं की ऊंचाई और मिट्टी की बनावट अलग है, तो वहाँ पे इसी वजह से अलग अलग तरीके के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, है ना, इस वजह से। इसके अलावा है कि मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। तो मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण बच्चों क्योंकि मनुष्य की ज्ञान, कौशल और तकनीकी समझ और रचनात्मकता ही हर एक साधारण वस्तु को मूल्यवान संसाधन में बदल सकते हैं। तो इसीलिए मानव संसाधन जरूरी है क्या मानव संसाधन भाई? हमारा ज्ञान, हमारा कौशल, हमारी तकनीकी समझ, रचनात्मकता, यही तो है। मानव ही प्राकृतिक संसाधनों के विकास, उनके संरक्षण, उनके उपयोग करना जानता है बस, है ना। अब देखो, अब दो पॉइंट यहाँ पे और यूज किए गए हैं, एक तो पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण। तो समझो बच्चों, देखो, संसाधनों के सीमित भंडार को देखते हुए ये आवश्यक है कि हम कम से कम कचरा उत्पन्न करें तथा पुराने या प्रयुक्त वस्तुओं को पुनः उपयोग में लाएं या उन्हें पुनर्चक्रित करें। उदाहरण, पुराने कागज का दोबारा उपयोग, प्लास्टिक या धातु का पुनर्चक्रण। तो ऐसी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो ये होता है पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण। अब सेम यही क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों। तो ये रहे आपके कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है आखिर रिसोर्स का अनइवन ऑन अर्थ। तो इसके रीजंस ये हैं। वाई इज ह्यूमन रिसोर्स कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। एंड उसके बाद में फिर था हमारा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रीयूज एंड रिसाइकल। तो रीयूज एंड रिसाइकल के बारे में ये पॉइंट आप पढ़ोगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 आ जाओ बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें भी हमारे दो हैं, कोई एक करना है आपको। चमड़े के जूते के विनिर्माण को एक औद्योगिक तंत्र की निवेश, प्रक्रम और निर्गत के रूप में बताओ। चमड़े के जूते के निर्माण को, तो देखो बच्चों, निवेश पहले तो चमड़े के जूते के निर्माण में इसमें कच्चे माल के रूप में चमड़ा, मानवीय श्रम, कारखाना सेटअप और परिवहन लागत और पूंजी शामिल है। फिर आता है प्रक्रम। तो विनिर्माण में खाल की गहन सफाई, उसे पानी से धोना और धोने के बाद में खाल सुखाना। टैनिंग की बात आती है तो रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा कच्ची खाल को उपयोग चमड़े में बदलना। फिर निर्गत होता है कि पूरी प्रक्रिया के अंत में तैयार उत्पाद के रूप में जूता प्राप्त होता है, जिसे बाजार में विक्रय के लिए भेजा जाता है। फिर ठीक है, ये हो गया निवेश, प्रक्रम, टैनिंग और निर्गत। अब यहाँ पे कि क्या आप भारत के किसी भी भाग से हाल की कोई एक ऐसी घटना बता सकते हैं जहां संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन हो। पहले तो समझो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है बच्चों। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जब कोई भी देश किसी भी धर्म के पक्ष या विपक्ष में ना रहे, ठीक है, किसी धर्म को मान्यता ना दे, लेकिन अगर धर्म के मामले में कुछ गलत सलत होता है राज्य में तो उस पर जरूर हस्तक्षेप करेगा। तो आपको ऐसी ही घटना बतानी है कि ऐसा कौन सा रहा है। ठीक है, लोगों को उनके धर्म की वजह से प्रताड़ित किया गया हो या फिर मारा गया हो, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए। तो बच्चों देखो, हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां लोगों को उनके धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर है, कुछ समय पहले ही धर्म के आधार पर हिंसा हुई थी, विस्थापन की घटनाएं हमें देखने को मिली थी। वहां पे हिंदू पंडितों को जबरदस्ती मार मार के भगाया गया था। ऐसे मामलों में धार्मिक असहिष्णुता ने संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को चुनौती दी। इसीलिए ये आवश्यक है कि राज्य निष्पक्ष रूप से सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा जो है ये प्रदान करे, है ना। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन 1 और 2 आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का आंसर ये रहा आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो आप, और सेकंड का आंसर ये रहा। अब आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 ये है, इसमें से भी एक आंसर करना है कि सुधा गोयल मामले में तीनों न्यायालयों ने क्या निर्णय दिए थे। तो देखो बच्चों, सुधा गोयल की मृत्यु यानी कि दहेज हत्या के मामले में 3 न्याय स्तर के निर्णय आए। पहला, निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा की जेठ सुभाष चंद्र को दोषी ठहराया निचली अदालत ने, और तीनों को मृत्युदंड की सजा सुना दी।
फिर ये लोग गए हाई कोर्ट, तो साक्ष्यों के आधार पे तीनों आरोपियों को निर्दोष मानते हुए फिर बरी कर दिया गया। फिर आया सुप्रीम कोर्ट, तो समीक्षा के बाद लक्ष्मण शकुंतला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि सुभाष चंद्र को अपर्याप्त साक्ष्यों के कारण निर्दोष करार दिया गया। तो तीनों अदालतों के ये फैसले रहे। अगला क्वेश्चन, आदिवासी समुदाय लगातार हाशिए पर क्यों खिसक रहा है, कोई 2 रीजन बताओ। तो आदिवासी समुदाय, सुनो बच्चों, हाशियाकरण का मतलब हो गया कि समाज से अलग थलग, ठीक है, इस तरीके से। तो आदिवासी समुदाय जो है वो हाशियाकरण के पीछे क्यों चलता जा रहा है, तो सबसे पहले जंगलों का विनाश बच्चों, इमारती लकड़ी की बढ़ती मांग की वजह से, बढ़ते उद्योगों की वजह से, और खेती के लिए विशाल वनों को साफ किया जा रहा है, इस वजह से आदिवासी के जो प्राकृतिक आवास हैं, जंगल, ये छिनते जा रहे हैं। दूसरा है खनन और औद्योगिक परियोजनाएं, तो देश के विभिन्न भंडार अक्सर आदिवासी क्षेत्रों में हैं, तो इन खनिजों को निकालने के लिए विशाल परियोजनाओं के नाम पर आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है ना। इसके अलावा सैन्यीकरण और युद्ध, तो पूर्वोत्तर भारत जैसे क्षेत्रों में सैन्य बलों को मौजूदगी और लंबे समय से चल रहे संघर्षों के कारण आदिवासियों की जमीन और जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं, ठीक है। और सांस्कृतिक क्षति, क्योंकि जब इनकी ज़मीन नहीं है, जंगल से दूर हो चुके हैं, तो सिंपल सी बात है, इनके जो रीति रिवाज हैं, जो प्रथाएं हैं, वो भी नष्ट होती चली जाएंगी, है ना, ये चीज़ें हैं। सेम ही क्वेश्चन इंग्लिश में कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे कि व्हाट डिसीजन डिड द 3 कोर्ट्स गिव टू दी सुदास गोयल केस, तो ट्रायल, हाई एंड सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आपका ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, आंसर आपका ये रहा, ठीक है। चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरुआत करेंगे अपने खंड नंबर गा की, जो कि है हमारे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। ये है हमारे खंड गा में 3-3 नंबर के क्वेश्चन, 2 हैं टोटल। आ जाओ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 6 का पहला पार्ट है, कोई एक करो, इन दोनों में से एक कर लो या फिर ये अथवा वाला पूरा कर दो। चलो देखते हैं पहला वाला। औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आया। जब औपनिवेशिक शासन था तो उस समय जो आदिवासी मुखिया थे ना, इनकी ताकत में बदलाव। तो देखो बच्चों, औपनिवेशिक शासन के समय में ना आदिवासी मुखियाओं की स्थिति और उनकी शक्तियों में कई बदलाव आए। सबसे पहला, भू स्वामित्व और जमीन का अधिकार। आदिवासी मुखियाओं को गांव के एक समूह पर अपना मालिकाना हक यानी कि भू स्वामित्व बनाए रखने की छूट मिल गई, लेकिन वे अपनी भूमि का उपयोग खुद करने के बजाय केवल पट्टे यानी कि किराए पर दे सकते थे। क्या अधिकार था इनका कि स्वामित्व तो रहेगा मालिकाना इनका, लेकिन ये खुद उस पर खेती नहीं कर सकते थे, ठीक है, लोगों को दे सकते थे किराए पे, पट्टे पे। प्रशासनिक अधिकारों का तंत्र, उनके कई सारे प्रशासनिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे इन मुखियाओं के। उन्हें अब केवल अपनी परंपराओं के बजाय ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए जो नियम है इनका पालन करने के लिए मजबूर किया जाता था, है ना। अंग्रेजों के प्रति जवाबदेही, ये जो मुखिया होते थे आदिवासी मुखिया, ये अंग्रेज अधिकारियों को भेंट यानी कि उपहार दिया करते थे। इसके साथ ही अंग्रेजों के नाम पर उन्हें अपनी जनजातीय समूह को अनुशासित भी रखना पड़ता था, और उनकी जो प्राधिकार हैं, जो परंपराएं हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तो ये चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है कि आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में व्यापारी और महाजनों की भूमिका क्या रही थी और उन्हें बाहरी शैतान क्यों माना गया। आ जाओ समझते हैं। देखो, आदिवासियों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल करने के लिए अक्सर बाहरी लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। रीज़न, व्यापारियों का शोषण। जो चीज़ें जंगलों में पैदा नहीं होती थीं, उन्हें खरीदने के लिए आदिवासी व्यापारियों पर निर्भर होते थे, और फिर व्यापारी उन चीज़ों के लिए बहुत भारी कीमत वसूलते थे। महाजनों का कर्ज, जरूरी सामान खरीदने या अपनी नकदी की जरूरत पूरी करने के लिए आदिवासी महाजन से कर्जा लेते थे, और महाजन इस कर्ज पर बहुत ज़्यादा ब्याज लगा देते। एक बार कर्ज ले लिया फिर तो समझो आप पूरी जिंदगी भर ब्याज ही देते रहोगे, मूलधन तो मिलेगा ही नहीं कभी। कर्ज का जाल, इस व्यवस्था ने आदिवासियों को कर्ज और अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया था, है ना। विरोध का कारण, आदिवासियों को यह समझ में आ गया था कि उनकी वर्तमान दुर्दशा और आर्थिक तंगी के पीछे यही बाहरी व्यापारी और महाजन हैं, इसीलिए उन्हें बाहरी शैतान कहा गया और अपनी मुसीबतों को जड़ माना जाने लगा था, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन है। अब आता है इसी में हमारा अगला प्रश्न कि असहयोग आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों की पहलकदमी के प्रमुख उदाहरणों का विश्लेषण कीजिए और किस प्रकार उन्होंने गांधी जी के आह्वान को स्थानीय अर्थ निकाले वो भी बताइए। तो देखो बच्चों,
असहयोग आंदोलन के दौरान विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। पहला, गुजरात यानी कि खेड़ा। पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र और तमिलनाडु, यहाँ पर शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई और ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध हुआ। आंध्र प्रदेश गुंटूर जिला, यहाँ के आदिवासी और गरीब किसानों ने वन सत्याग्रह किए। उन्हें चराई शुल्क दिए बिना अपने जानवरों को जंगल में छोड़ दिया, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने उनके वन अधिकारों को क्या कर दिया था, सीमित कर दिया था। ठीक है, वन अधिकारों को सीमित कर दिया था। सिंध और बंगाल की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन और मजबूत बना। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जन्मे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए संघर्ष किया। फिर असम, तो चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह की वृद्धि की मांग की। गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अंग्रेज स्वामित्व वाले बागानों की नौकरियां छोड़ दी। उन्हें विश्वास था कि गांधी राज जल्द ही स्थापित हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये आंसर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। व्हाट चेंजेस अक्वायर्ड इन पावर ऑफ ट्राइबल चीफ्स अंडर कॉलोनियल रूल। तो ये रहे आपके, इजीली देख सकते हैं, सारे के सारे पॉइंट है हमारे। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल्स, व्हाई वर दे कंसिडर्ड आउटसाइडर्स। ठीक है, तो ये रहे बच्चों, क्यों उन्हें आउटसाइडर्स कहते हैं, ये रहा, है ना। अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और क्या था हमारा कि एनालाइज द मेजर एग्जांपल्स ऑफ पीपल्स इनिशिएटिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड हाउ दे गिव लोकल मीनिंग टू गांधीज कॉल। ठीक है ना, तो ये रहे बच्चों आपके सारे के सारे गुजरात, ठीक है, कोस्टल आंध्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सिंध एंड बंगाल, पंजाब, असम, ये सब रहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पे हमारा इसमें से कोई एक का आंसर करना है। तो जनसंख्या पिरामिड क्या है और ये क्या दर्शाता है बच्चों, आ जाओ समझो। जनसंख्या पिरामिड जो है ना, वो एक ग्राफ होता है संख्या वाला, जो किसी देश की जनसंख्या की संरचना को बताता है। आप समझो, यह एक देश की जनसंख्या में आयु, लिंग, स्त्री पुरुष के वितरण को दर्शाता है। जन्म और मृत्यु, पिरामिड का चौड़ा आधार, अगर आधार चौड़ा है तो यानी 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को दर्शाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा जो है ज़्यादा, जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे वैसे वैसे ये दर्शाता है कि वृद्धों की संख्या है और मृत्यु दर बढ़ रही है। महत्व, यह किसी देश की कार्यशील जनसंख्या और आश्रितों के अनुपात को समझने में मदद करता है। किसी देश में कितने लोग कार्यशील हैं और कितने आश्रित हैं, ये उनको समझने में हमारी मदद करता है। ठीक है, फिर है कि जनसंख्या पिरामिड एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए बहुत ही एक अच्छी विधि है। कैसे, पिरामिड की बनावट। अब पिरामिड में कुल जनसंख्या को हम विभिन्न आयु वर्गों में डिवाइड करते हैं, जैसे 5 से 9, 10 से 14, ठीक है, 15 से 65 या 64 करके, फिर 64 से 65 से आगे की तरफ, है ना। तो इससे हमें पता चल जाता है। जन्म और मृत्यु दर, पिरामिड का निचला भाग बच्चों की संख्या को दर्शाता है, जो जन्म स्तर को प्रकट करता है, जबकि ऊपरी हिस्सा मृत संख्या को दर्शाता है, जो कि मृतों को प्रकट करता है, मृतकों को। आश्रित जनसंख्या, पिरामिड में 2 प्रकार के आश्रित लोग होते हैं। एक तो युवा आश्रित जो 15 वर्ष से कम होते हैं, एक होते हैं वृद्ध आश्रित जो 65 से अधिक के होते हैं। आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग ये होता है 15 से 65 वर्ग का, और यही देश की कार्यशील और सक्रिय जनसंख्या वाला भाग होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, और ये दोनों ही क्वेश्चन अब आपके यहाँ पे हो गए। अब इसी में अथवा में है कि आपको फिर से इन दोनों में से कोई एक करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि जन सुविधाओं से आप क्या समझते हैं और इन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पे सरकार की क्यों होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों ध्यान से समझो। जन सुविधाओं का अर्थ, ये जन सुविधाएं वे बुनियादी सुविधाएं हैं, वे सर्विसेज हैं जिनका प्रबंध समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए किया जाना अनिवार्य है। इसमें पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, सफाई, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज, ये सभी शामिल हैं। सरकार की जिम्मेदारी के कारण क्या है, तो देखो सरकार की जिम्मेदारी का कारण है मूलभूत आवश्यकताएं। जन सुविधाओं का सीधा संबंध व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों से होता है, जिनके बिना आधुनिक समाज में जीवन निर्वाह कठिन हो जाता है। जीवन का अधिकार, हमारे संविधान में ये अधिकार दिया गया जीवन जीने का अधिकार, कि हम किसी भी मतलब देश के अंदर कहीं पे भी आ जा सकते हैं, कोई भी काम वाम कर सकते हैं। तो जन सुविधाएं प्राप्त करना भी हमारे इसी जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, दैनिक जीवन की अनिवार्यता, ये भी एक पॉइंट है आपका, है ना, इस तरीके से। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा, आप ये पढ़ चुके हैं
कि पंचायत, राज्य विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधि 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। ऐसा क्यों है कि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ साल के ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं, है ना? तो आओ बच्चों ध्यान से सुनो। पंचायत, राज्य विधायिका या संसद के लिए चुने गए जनप्रतिनिधियों को जीवन भर के लिए नहीं बल्कि 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। रीज़न? ऐसा इसलिए क्योंकि ताकि जनता को ना समय समय पर यह मौका मिलता रहे कि वे अपने नेताओं की कामकाज की समीक्षा कर सकें। अगर वो सही काम करते हैं तो मौका मिलेगा दोबारा से सरकार में आने का, नहीं तो 5 साल के बाद हम किसी और को लाएंगे जो काम करेगा। यदि कोई सरकार सत्ता का दुरुपयोग करती है या अल्पसंख्यकों के साथ में भेदभाव करती है तो जनता अगली बार उसे न चुनकर किसी और को उत्तरदायित्व देगी। जनता तय करती है कि सरकार जनहित में काम करे, जैसे महिलाएं, वंचित वर्ग और गरीबों के लिए योजनाएं बनाए। अगर लोग जो है वो सरकार के कार्य से असंतुष्ट हैं तो 5 साल के बाद में जब वोटिंग होगी तो उसके बाद जो है वो नई सरकार चुन सकते हैं किसी को। आज किसी पार्टी की अच्छा नहीं लग रहा है तो अगले 5 साल में किसी और पार्टी को चुन लेंगे, है ना? ये चीज़ें हैं। अब यही क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं बच्चों। और तब तक आप सारे बच्चे ना मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको जो ये 3 नंबर के मैंने सारे क्वेश्चन समझाए हैं ढंग से समझ में आ गए कि नहीं। सारे बच्चे चैट सेक्शन में बताओ। और इस वीडियो के एंड होने से पहले कम से कम वीडियो पे 251 लाइक्स पूरे होने चाहिए, केवल वीडियो एंड होने से पहले, है ना? तो फटाफट से लाइक करो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक। व्हाट इज द पॉपुलेशन पिरामिड एंड व्हाट डज इट शो? तो पॉपुलेशन पिरामिड है क्या, इसकी डेफिनेशन, बर्थ एंड डेथ रेट एंड इंपॉर्टेंस ये रही। ठीक है, फिर है कि व्हाट इज अ पॉपुलेशन पिरामिड यानी कि एसेक्स पिरामिड एंड व्हाई डज रिप्रेजेंट कंट्रीज डिपेंडेंट एंड इकोनॉमिकल एक्टिव पॉपुलेशन। बच्चों ये रहा आपका पूरा का पूरा आंसर जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है हमारा कि आखिर ये पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं क्या और गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है इनको प्रोवाइड करना। ठीक है ना? तो देखो मीनिंग क्या है पब्लिक यूटिलिटीज़ का और इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों रीज़न है, क्या रीज़न है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए गवर्नमेंट की, दिस वन। तो ये आपके एग्जाम्पल्स और आंसर्स हैं, है ना? और फिर आपका एक ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, चलो अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों अपने अगले खंड की जो कि है खंड नंबर घ। ठीक है, ये हमारा खंड नंबर घ शुरू हो रहा है बच्चों, जिसके अंदर हमारे 5 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखिएगा। चलो आ जाओ शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखो। तो ये 2 प्रश्न है, इसमें से एक का उत्तर बताना है। तो देखो, जाति आधारित समाज में अन्याय के विरुद्ध ज्योतिबा फुले के तर्क और उनकी पुस्तक गुलामगिरी के महत्व के बारे में बताओ। तो आ जाओ बच्चों समझो। ज्योतिबा फुले जाति सुधार आंदोलन में सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनके विचार और कार्य निम्नलिखित कार्यों से स्पष्ट होते हैं। पहला विचार, आर्यों की श्रेष्ठता पर प्रहार, अर्थात ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के इस दावे को गलत बताया कि आर्य होने की वजह से वे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ज्योतिबा फुले का तर्क था कि आर्य तो विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और यहाँ आके मूल निवासियों को हरा के उनको गुलाम बना के रहे हैं। अगला पॉइंट है देशी लोगों का अधिकार। फुले के अनुसार यह धरती, भारत की धरती, यहाँ के देशी लोग, ठीक है, जिन्हें ये आर्य निम्न जाति की कहते थे, और ऊंची जातियों का इस पर कोई अधिकार नहीं है, ऐसा ज्योतिबा ने कहा। स्वर्ण को कल्पना, उनका मानना यह था कि आर्यों के शासन से पहले भारत में स्वर्ण युग था, जब योद्धा, किसान जमीन जोतते थे, मराठा देहात पर न्यायसंगत शासन करते थे, ये सब। सत्य शोधक समाज की स्थापना, तो ज्योतिबा फुले ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाने के लिए सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की। गुलामगिरी पुस्तक 1873, फुले ने 1873 में गुलामगिरी पुस्तक नामक किताब लिखी। उन्होंने इस पुस्तक को उन अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान दास प्रथा को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। फिर आता वैश्विक जुड़ाव। ज्योतिबा फुले ने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़कर जाति व्यवस्था की पूरे विश्व लेवल पर आलोचना कर डाली, है ना? जाति भारत की, काले रंग के अफ्रीका के आधार पर। अब इसी में दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रारंभिक जीवन के अनुभव, उनके द्वारा संचालित मंदिर प्रवेश आंदोलन के महत्व और उद्देश्यों को बताओ। तो आओ बच्चों समझो। देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन समाज में व्याप्त जो जातीय भेदभाव है इसको उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम थे। तो दी गई जानकारी के आधार पर हम मुख्य बिंदु को देखते हैं। सबसे पहला, बचपन के भेदभावपूर्ण अनुभव।
तो जब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ वो एक महार परिवार में हुआ था, जहां उन्होंने दैनिक जीवन में जातीय पूर्वाग्रहों को बहुत नज़दीक से झेला था। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। वे कक्षा के बाद ज़मीन पर बैठा करते थे। उन्हें उन नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी जिनका इस्तेमाल बाकी स्वर्ण बच्चे किया करते थे, है ना? तो ये चीज़ें हैं। अब आता है उच्च शिक्षा और सामाजिक लेखन। तो स्कूली शिक्षा के बाद वे उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका चले गए, जिसके लिए उन्हें फेलोशिप मिली थी। 1919 में भारत लौटने के बाद उन्होंने समकालीन समाज में मौजूद उच्च जातीय संरचना के खिलाफ काफ़ी कुछ लिखा। मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927। अंबेडकर जी ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें मुख्य रूप से महाजाति के लोगों ने हिस्सा लिया। इस आंदोलन के दौरान जब दलितों ने मंदिरों के जलाशयों का पानी का इस्तेमाल किया तो वहां के ब्राह्मण पुजारी बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए। आंदोलनों की समय सीमा और विस्तार। तो 1927 से लेकर 1935 के बीच अम्बेडकर जी ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 बड़े आंदोलन कर डाले। इन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि पूरे देश को यह दिखाना कि भारतीय समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है और हम इसे तोड़ के रहेंगे, है ना? ये चीजें। अब इसी का अगला प्रश्न है। क्या प्रश्न है? 1830 के दशक में विलियम एडम के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर बताइए कि भारत की पारंपरिक देसी शिक्षा व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। भारत की परंपरागत जो देसी शिक्षा व्यवस्था, इसके बारे में, ठीक है ना? तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप रीड आउट कर लेना। काफ़ी टाइम हो रहा है बच्चों, हम इसे ना फटाफट से और जल्दी से ख़त्म करते हैं, ठीक है? अगर आप चाहें तो पढ़ लेना यहाँ से इजीली। और यही क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं बच्चों। पहला वाला क्वेश्चन ये रहा आपका, और ये आपका पहले वाले का आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, और इसी सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है इसमें, ये रहा हमारा। और इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर की अगर हम बात करें तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 9th। इसमें कहा गया है आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला, आदिवासी समुदायों के अपने जमीन से विस्थापित होने के मुख्य कारण क्या हैं? सरकारी और अन्य सर्वेक्षणों के आंकड़ों के बारे में क्या बताते हैं ये? तो देखो बच्चों, आदिवासियों को उनकी पैतृक भूमि से हटाने के कई रीजन से औद्योगिकरण परियोजनाएं, इमारती लकड़ी, खेती, उद्योगों के लिए विशाल वन क्षेत्र को साफ कर दिया गया। और जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे इमारती लकड़ी है, यहाँ पे अच्छे उद्योग विस्थापित हो सकते हैं, खेती अच्छी होती है, ठीक है, खनिजों की भरमार है, तो बस उन आदिवासियों को वहाँ से भगा दिया जाता है। फिर बांध और राष्ट्रीय पार्क। देश भर में जब बांध बनाए जाते हैं, ठीक है, तो जलाशय बन जाते हैं। अब इन्हीं जलाशयों से आदिवासियों की बहुत सारी ज़मीनें डूब जाती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्क और वन्य अभयारण्यों के नाम पर इन आदिवासियों को उनके वन यानी घरों से उजाड़ दिया गया। विस्थापन के आंकड़े। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी ही थे। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे विस्थापित होने वाले लोगों में 79% तो आदिवासी ही थे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन का आदिवासियों के आर्थिक और समाज जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? तो देखो, जब विस्थापित होते हैं आदिवासी तो क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले आजीविका का संकट। आप खुद सोचो, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से दूसरी जगह भेज दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो जब आपकी ज़मीन चली गई, जंगल छिल गए, छिन गए, ठीक है ना, आपके जंगल भी छिन गए, ज़मीन भी छिन गई, तो भोजन के मुख्य स्रोतों से आप वंचित हो जाओगे। अब जाओगे शहरों की तरफ, जहाँ तुम्हें छोटे छोटे खर्चों में, छोटे छोटे वेतन पे, मामूली वेतन पे काम करना पड़ेगा। अब जब पैसा नहीं होगा, कम पैसों में काम करना पड़ेगा, तो गरीबी आएगी, कुपोषण आएगा, खाना मिलेगा नहीं अच्छे से, साक्षरता दर होगी नहीं। सांस्कृतिक विनाश होगा, क्योंकि अब आपके लोग नहीं आपके साथ में, आपकी जो परंपराएं थी, जो रीति रिवाज है, जो जीने के तरीके थे, वो सब बदल जाएंगे, है ना? इसके अलावा अंतर संबंध। आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संसाधनों की जब छीना झपटी होती है तो उससे उनके पूरे अस्तित्व को दर्दनाक और हिंसक तरीके से प्रभाव होता है, ठीक है ना? ऐसे करके। अब इसी में तीसरा प्रश्न है, समाज में विभिन्न समूहों के हास्यकरण के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखिए। कोई भी जो समूह है वो आखिर हास्यकरण पे क्यों पहुंचता है? पहले हास्यकरण समझो। हास्यकरण का क्या अर्थ है कि जब किसी समुदाय या समूह को समाज की मुख्य धारा से अलग थलग कर दिया जाता है
और उन्हें संसाधन या अधिकारों से वंचित रखा जाता है तो उसे हाशियाकरण कहते हैं। हाशिए पे जाने के मुख्य कारण क्या है? तो सबसे पहला भाषाई भिन्नता। वे समुदाय जो समाज की मुख्य भाषा से अलग भाषा बोलते हैं। सांस्कृतिक विभिन्नता, जिनके रीति रिवाज और परंपराएं बहुसंख्यक समाज से अलग होते हैं। कुछ धार्मिक कारण हैं, जैसे बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म का अनुयायी हो जाना। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, गरीबी और कम सामाजिक प्रतिष्ठा भी समूहों को हाशिए पे ढकेल देती है। तो ऐसी चीजें हैं, है ना। अब फिर इसी में ना एक आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं और इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आओ समझो बच्चों। देखो, वाणिज्यिक कृषि ये एक आधुनिक, वैज्ञानिक और बाजार वाली कृषि है जिसमें फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से व्यापार और लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। इस पद्धति में बड़े बड़े भूभाग, उन्नत यंत्र, तकनीकी ज्ञान, पूंजी और श्रम का उपयोग होता है ना। अब वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत कुछ प्रकार आते हैं, जैसे कि वाणिज्य अनाज कृषि। इसमें गेहूं, मक्का आदि जो अनाज होते हैं ना, इनको बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, जो आमतौर पर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में देखे जाते हैं। इन क्षेत्रों में बड़े फार्म होते हैं और अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा संपन्न होते हैं। फिर मिश्रित कृषि आ जाती है। तो इस प्रणाली में एक ही भूखंड पर अन्न उत्पादन भी होता है और उसी भूखंड पे पशुपालन दोनों किए जाते हैं। यह विधि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों में बहुत ही प्रचलित है। इससे किसान की आय के स्रोत में काफी वृद्धि हुई। फिर रोपण कृषि हमारी वाणिज्यिक कृषि में शामिल है। कैसे? ये एक विशिष्ट प्रकार की फसल वाली वाणिज्यिक कृषि है जिसमें चाय, कॉफी, रबड़, केला, काजू जैसी फसलें एक बड़े भूभाग पे उगाई जाती हैं। इस प्रणाली में अधिक पूंजी चाहिए होती है। अब जैसे चाय का बागान लगाना है, कॉफी का बागान लगाना है, रबड़ के पेड़ लगाने हैं, तो इसके लिए भाई बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, है ना। और पैसे के साथ में एक संगठित जो प्रसंस्करण व्यवस्था है उसकी भी जरूरत होती है। तो रोपण कृषि मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे भारत, श्रीलंका, मलेशिया, ब्राजील, ऐसे करके, है ना। तो ये चीज़ है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 के जो आपके तीनों के तीनों क्वेश्चंस हैं आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 9 का हमारा पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। और पहले वाले के लिए आप देख सकते हैं आपका ये पॉइंट हो जाएगा और ये आंसर। सेकंड वाला आपका जो क्वेश्चन है ये वाला कि व्हाट इम्पैक्ट डज डिस्प्लेसमेंट हैव ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल लिव्स ऑन द ट्राइबल पीपल, डिस्क्राइब इन डिटेल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों टोटल एक ही बार में, है ना। उसके बाद कि मीनिंग क्या है मार्जिनलाइजेशन का और मेन रीजंस क्या होते हैं मार्जिनलाइजेशन के, तो ये रहे आपके सारे के सारे, ठीक है। फिर क्वेश्चन है बच्चों की कमर्शियल एग्रीकल्चर है क्या और कुछ मेन टाइप्स एग्रीकल्चर्स के बताइए उसके बारे में, ठीक है। तो इजीली आप देख सकते हैं बच्चों, ये रहे आपके। अब शुरू होता है बच्चों हमारा पांचवां खंड। अब क्योंकि हमारा जो पांचवां खंड है ये केस आधारित है, तो यहाँ पे केस को पढ़ने में और इसको फिर सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसीलिए मैं क्या करूँगा बच्चों, आपको मैं सीधा सीधा केस का जो आंसर है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। सीधा सीधा केस का आंसर करवाता हुआ चलूंगा। जैसे टॉपिक है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, है ना। तो ये रत्नम के बारे में यहाँ पे दे रखा है और भी एक दो पॉइंट है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फटाफट से। जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये नियम आखिर बनाया क्यों गया था? तो ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो दलित और आदिवासी हैं इनके साथ में रोजमर्रा के टाइम पे जो दुर्व्यवहार होता है, जो अपमान होता है, जो शोषण होता है, उसे रोका जा सके, है ना। इस तरीके से 1970-80 के दशक में जातिगत भेदभाव की प्रकृति में क्या परिवर्तन आया था? तो ऐसे करके हैं। दलित संगठन की भूमिका का वर्णन कीजिए बच्चों। दलित संगठनों ने नए कानूनों के लिए सरकार पर किस प्रकार दबाव बनाया था? तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आप पढ़ सकते हो बच्चों, ठीक है। सारे लिखे हुए हैं अच्छे से, है ना। मैंने बहुत अच्छे टाइप करके लिख रखे हैं ताकि आपको समझा सकूं अच्छे से सारी चीज़ें। तो इजीली आप इनको देख लेना। बाकी इंग्लिश मीडियम में आप देख ही लेंगे, ये रहे आपके, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो। फिर आता है हमारा एक और पॉइंट, ये बिरसा आंदोलन के बारे में है बच्चों। किसके बारे में है? बिरसा आंदोलन के बारे में। और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर अगर हम सीधा देखेंगे तो अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन का सबसे अधिक परेशानी क्यों थी अंग्रेजों को? क्योंकि ये बिरसा आंदोलन ना अंग्रेजी शासन, मिशनरी और महाजन और हिंदू भूस्वामी इनको बाहर निकाल कर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था, है ना। ऐसे ही आपके यहाँ पे 11.2 है, अंग्रेजों ने बिरसा आंदोलन को दबाने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे? तो उन्होंने बिरसा को ही गिरफ्तार कर डाला, दंगे फसाद के आरोप में 2 वर्ष की सजा भी सुना दी थी, है ना। ऐसे करके बिरसा आंदोलन के 2 कारणों को महत्वपूर्ण, 2 कारणों से इम्पोर्टेंस माना जाता है, ठीक है। तो क्यों माना जाता है भाई, इसके बारे में देखो, आप पढ़ सकते हैं इसको, सारे क्वेश्चन आंसर लिख रखे हैं मैंने, ठीक है।
अब 11.1 ये रहा, फिर 2 यहाँ पे जाता है और 3 आपका ये रहा और ये 4th। फिर यहाँ पे औद्योगिक प्रदेश के बारे में बात होती है कि भारत औद्योगिक प्रदेश का विकास होता कैसे है, कितने औद्योगिक प्रदेश हैं भारत में, विश्व के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, ऐसे करके। तो क्वेश्चंस आपके सामने है कि औद्योगिक प्रदेश का विकास किन परिस्थितियों में होता है। तो औद्योगिक प्रदेशों का विकास तब होता है जब विभिन्न उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, जैसे कच्चे माल के आसपास, श्रम, परिवहन, बाजार की सुविधा, ये सभी। भारत के किसी 2 औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताइए। तो हम बता सकते हैं जैसे अहमदाबाद में वडोदरा औद्योगिक प्रदेश है ना, मुंबई में पुणे औद्योगिक समूह है, ऐसे करके। और ये आपके 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं जिसे आप देख सकते हैं। पुराने और उभरते उद्योगों में क्या अंतर है। लौह इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग पुराने उद्योग हैं जो लंबे समय से विकसित होते आ रहे हैं। इसके विपरीत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग नया है ना, जो आधुनिक तकनीक पर आधारित है और हाल ही के वर्षों में तीव्र गति से विकसित भी हुआ है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। और फिर इंडस्ट्रियल रीजन की बात आ जाएगी। तो ये रहे आपके क्वेश्चन, मतलब इसके बारे में, और ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम में सारा का सारा आंसर। ओके। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं आता है हमारा अगला इमारती लकड़ी के बारे में। ठीक है, इमारती लकड़ी हो गई, खनन के बारे में हो गया, है ना, ये चीज़ें दे रखी हैं। क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो आदिवासी क्षेत्रों में खनन परियोजनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो विस्थापित हो जाते हैं। जब खनन होता है ना तो उन्हें विस्थापित होना पड़ता है। आदिवासियों को अपने ही जंगल में घुसपैठिया क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि जब राष्ट्रीय उद्यान बना दिए गए, वन्य जीवन अभयारण्य बना दिए गए ना, तो फिर सरकार कहती है कि कोई भी इसमें नहीं आ सकता, और आदिवासी जाते तो उन्हें घुसपैठिया करा दिया जाता है ना। वनों की कटाई और विकास परियोजनाओं ने आदिवासियों के जीवन को कैसे प्रभावित किया है। तो वनों, इन सभी से क्या होता है, उनकी ज़मीनें छिन गई हैं, उनकी आजीविका नष्ट हो गई है, उनकी संस्कृति नष्ट हो गई है इस वजह से, है ना। गोविंद मारन के कथन से आदिवासियों की स्थिति का क्या संकेत मिलता है। तो गोविंद मारन के कथन से स्पष्ट होता है कि जमीन छिनने से आदिवासियों का संपूर्ण जीवन प्रभावित हुआ है। खेती, शमशान, मंदिर, जल स्रोत खोने से उनकी आजीविका, धार्मिक जीवन, सामाजिक अस्तित्व, ये गहरे संकट में पड़ जाते हैं, है ना बच्चों। ऐसे करके आप आंसर लिखेंगे। और सेम इसी तरीके से आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। ओके। और ये आपके क्वेश्चन के आंसर्स हो जाएंगे। चलो फटाफट से 5 मिनट के अंदर हम लोग अपना मैप भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे छठा खंड है मैप वाला, इसको भी देख लेते हैं। अब मैप के अंदर अगर आप लोग देखेंगे बच्चों तो क्या क्या है। एक तो है हमारा यहाँ पे जबलपुर, फिर है अहमदाबाद, फिर है बड़ौदा, फिर आजमगढ़, फिर संथाल मुंडा उराव, दिल्ली और मैसूर, है ना। तो देखो मैं आपको भरा हुआ मैप दिखाता हूँ एक ही बार में, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, सीधा सीधा। देखो सबसे पहले दिल्ली हमारा कहाँ पे है, इस वाली जगह पे हमारा दिल्ली है। आजमगढ़ यहाँ पे आ जाता है हमारा। संथाल ये हमारा यहाँ पे इस वाली जगह पे है। जबलपुर एमपी में है यहाँ पे। बड़ौदा जो है ये रहा, और अहमदाबाद आपका यहाँ पे है। और भी एक आधा हमारा भी मैसूर, तो मैसूर आपका यहाँ पे नीचे की साइड आ जाता है। ठीक है। तो वैसे देखो मैंने आपके लिए मैप की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो जिस भी बच्चे ने मैप की वीडियो नहीं अगर देखी अभी तक, तो आप लोग मैप की वीडियो देख लेना। मैंने आपको पहले भी मैप करवाया हुआ है अच्छे तरीके से। कुछ और क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि चावल की खेती के लिए या फिर चावल की खेती की इंपॉर्टेंट विशेषताएं क्या हैं, तो चावल की खेती के लिए आप ध्यान रखिए ये सारी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं बच्चों। गेहूं के लिए बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। ठीक है। फिर मिलेट की बात आती है तो मिलेट के बारे में ये आपको लिखना होता है। मक्का की बात आएगी तो आपको ये सब लिखने हैं। ठीक है। सेम इंग्लिश में राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड मेज। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस आपको हमने करवा रखे हैं, रॉलेट एक्ट के बारे में करवा रखा है। ठीक है। ये आखिर था क्या, इसकी गांधी जी ने इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया की थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, है ना। काल विभाजन में क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं, औपनिवेशिक मानसिकता पर प्रभाव कैसे पड़ा इसका, तो ये सब चीज़ें बच्चों। और ये जरूरी चीज़ कि झूम यानी कि घुमंतू खेती कैसे होती थी, ये जो आदिवासी क्या करते थे। शिकारी और संग्राहक के रूप में ये लोग अपना जीवन कैसे बिताते थे। पशुपालन और चरवाहा जीवन कैसा था इनका। एक जगह टिककर खेती कैसे करते थे। व्यापारियों और महाजन पर इनकी निर्भरता क्या थी। तो इन चीज़ों को याद कर लेना। ठीक है। इसके अलावा जब संसद का चुनाव हो जाता है तो संसद को कुछ काम करने पड़ते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करवाना होता है, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना काम होता है इसका, है ना। अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा कानूनों के महत्व की व्याख्या कीजिए, तो ये भी आपको करवाया हुआ है बच्चों, अच्छे से ये देख लो। तो ऑलमोस्ट ना अगर आपने ध्यान दिया हो बच्चों, तो हमने आपको तकरीबन 5+, जी हाँ बच्चों, 5+ सैंपल पेपर करवाए हुए हैं। तो अगर आपने इन सभी की वीडियोस देखी होंगी तो नो डाउट आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी ऑलरेडी हो चुकी होगी।
ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो के लिए, इस लाइव सेशन के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपका इस वीडियो से क्विक प्रिपरेशन, क्विक प्रैक्टिस, क्विक रिवीजन आपका हो गया होगा पूरे के पूरे सिलेबस का, जो कि डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेगा आज के पेपर के लिए। ठीक है, एक बार फिर से प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से आज आपका जो पेपर होने वाला है, इसके लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना बच्चों, तैयारी बहुत अच्छी करवाई है हमने आपकी। ठीक है, अच्छे से पेपर में लिख के आना, डरना नहीं है बिल्कुल भी, जो आता है वो जरूर लिखिएगा। एक चीज बताऊं आपको, जो ये आपका एसएसटी का पेपर है ना, इसमें आप क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। भले ही क्वेश्चन से रिलेटेड आप 1 से 2 लाइन लिखना, लेकिन लिखना जरूर, क्योंकि एसएसटी में लिखने के ही ज़्यादा नंबर होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है आपको पूछा जाए भारत के बारे में, आप लिख रहे हो पाकिस्तान के बारे में, ऐसा भी नहीं। मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड लिख देना, अगर नहीं आता है तो, है ना, एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो ही जाता है कभी कभी, तो वो चीज़, ये बोनस पॉइंट है आपके लिए, है ना बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो अच्छे से, और अपने एग्जाम की तैयारी व्यारी करते रहो अच्छे से, ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, ख्याल रखो, एग्जाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।